रमेश, हमारी 4 तारीख की फ्लाइट है। हमारे पास 3 दिन ही बचे हैं। तुम एक काम करो, माँ जी को आज ही वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ ताकि बाद में आपको तंगी ना हो। पैकिंग करते हुए सविता ने अपने पति रमेश से कहा। तो रमेश बोला, हाँ सविता, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आता हूँ। तुम जल्दी से माँ के कपड़े बैग में रखकर और माँ को लेकर बाहर आ जाओ। मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ, बोलकर रमेश बाहर निकल गया। तो सविता अपनी सास मनोरमा जी के पास आकर बोली, अम्मा जी, हम विदेश जा रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया। अगली बार आएंगे तो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको वृद्ध आश्रम में छोड़ने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से उठिए, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे मनोरमा जी क्या ही बोल सकती थी। इसीलिए चुपचाप वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। तो रमेश उन्हें लेकर वृद्ध आश्रम चला गया। वृद्ध आश्रम पहुंचकर रमेश रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी माँ के लिए एडमिशन के लिए बात करने लगा। तो उस लड़की ने कहा, देखिए सर, हमारी मैडम फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई हैं और उनके आने पर ही आपकी माँ का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो रमेश गुस्से से बोला, देखिए मैम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माता जी को यहाँ पर लेकर आ सकूं। इसलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहती हैं तो मैं अभी के अभी 2 लाख रुपए का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माता जी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माता जी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। वो मैडम इस वृद्ध आश्रम की संचालक है और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा कीजिए, कल शाम को फिर से आ जाइएगा। कल शाम तक मैडम वापस लौट पाएंगी, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। तो रमेश बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी विदेश की फ़्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज़ मैम, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये बातें चल ही रही थी कि इतने में रमेश का मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो उसके बॉस का फ़ोन था। हेलो जी सर, रमेश ने कहा। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मिस्टर रमेश, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के ज़रिए भेज देंगे। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, रमेश ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर रमेश, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको इससे पहले कि रमेश अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा रमेश अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी मनोरमा जी भी व्याकुल हो उठी। रमेश ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियाँ, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे फ्यूचर का सवाल है मैम, प्लीज़ कुछ कीजिए। आप वृद्ध आश्रम की मैनेजर को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है, मैडम का फ़ोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज़ दी, पवन, यहाँ आना तो जरा। तभी 20-22 वर्ष का एक नवयुवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। पवन इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ, कहकर पवन तो वापस अंदर चला गया।
लेकिन ये सुनकर रमेश आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर रमेश, यदि आप दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। देखो मिस्टर रमेश, मैंने बोल दिया है, अगर आपको यहाँ रुकना है तो रूम नंबर 4 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, वरना आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर रमेश बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ पवन ने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतज़ाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में ही बाथरूम है। इतना कहकर पवन कमरे से बाहर निकल गया तो रमेश वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो मनोरमा जी साथ में लाई अपना बैग खोलकर बैठ गई और एक दुपट्टे से लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने आपकी और बहू की बातें कल ही सुन ली थी, इसीलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे, ताकि 2 दिन तक खाते रहूँगी। तुझे पसंद है ना बेटा? अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त था। उसके पास अपनी माँ की बात सुनने के लिए वक्त कहाँ था। बेटे का कोई जवाब न पाकर मनोरमा जी फिर से बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही तुझे अपने हाथों से आलू के पराठे खिला देती हूँ। न जाने इसके बाद कभी ये सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका गला भर आया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर मनोरमा जी अपने बेटे को खिलाने लगी तो रमेश गुस्से से झेपते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम है नहीं, मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है। आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर मनोरमा जी थोड़ा सहम सी गई और चुपचाप वो पराठे वापस अपने बैग में रख लिए। बेटे को ऐसे लैपटॉप में लगे देखकर मनोरमा जी फिर से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। बोलकर मनोरमा जी वहीं अपनी कमर सीधी करने लगी और अपने अतीत में खो गई। 20 वर्ष की मनोरमा जी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। घर में कई सदस्य थी। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके 2 जेठ और जिठानी भी थी, परंतु दोनों जिठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाते थे, इसलिए जेठानी सास की धोस की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देखकर सास का रूप मनोरमा जी पर ही चलता था। मनोरमा जी का पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, इसीलिए कुछ खास नहीं कमाता था। घर का खर्च ससुर और दोनों जेठ जी की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण मनोरमा जी की हैसियत एक नौकरानी से भी बढ़कर थी, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु मनोरमा जी की गोद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले उसे बांझ होने के ताने देने लगे। आखिरकार विवाह के 10 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मनोरमा जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी शायद भगवान को भी बर्दाश्त नहीं थी। उनका बेटा अभी 2 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मनोरमा जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जिठानी भी परिवार से अलग हो गई। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गई। ननद और नंदोई ने भी अपना अलग घर बना लिया। मनोरमा जी और उसके बेटे को बोझ समझकर सब लोग अपनी अपनी ओर चले गए। मनोरमा जी
अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद मनोरमा जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और अपनी पसंद की लड़की सविता से शादी कर ली। सविता मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। वो दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। ये सब मनोरमा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे। बहू को समझाने लगती तो दो टुक जवाब सुनने को मिलता, और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीतने लगा। अब सविता के मायके वाले कनाडा में शिफ्ट हो गई तो सविता ने भी रट लगा ली कि उसे भी कनाडा में जाकर वहीं बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मज़ा लेना है। तो रमेश भी यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। सविता और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रहे थे, लेकिन रमेश अपनी माँ के लिए चिंतित हो गया कि माँ को अकेले कहाँ छोड़ेंगे। रमेश को चिंतित देखकर सविता ने कहा, अरे रमेश, तुम क्यों चिंता में बैठे हो? मैं तो कहती हूँ माँ जी के लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वो क्या करेंगी हमारे साथ विदेश जाकर? तुम परेशान होने के बजाय अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो। ये समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। रमेश को भी यही ठीक लगा और अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माता जी। पवन की आवाज़ से मनोरमा जी वर्तमान में लौटी और बैठकर चाय लेते हुए अपने बेटे रमेश से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की पड़ी है। आज अगर पूरा काम करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी, और यहाँ इंटरनेट की रेंज पहुँच ही नहीं पा रही है। पता नहीं ये वृद्ध आश्रम वालों ने भी अपने नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्ग लोगों को सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये एक तरफ वृद्ध आश्रम के मैनेजर घूमने को निकली हुई है, तो दूसरी मैडम जो यहाँ बैठी हुई है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रमेश गुस्से में बोलते जा रहा था और इधर दरवाजे पर खड़ी वही मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक रमेश की नज़र वहाँ खड़ी उस मैडम पर गई। उन्हें अपने सामने देखकर रमेश बौखला गया और अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे मैं तो वो बस रहने दीजिए मिस्टर रमेश। मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। रमेश को लगा कि शायद मैडम ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैम, अगर आप कहती हैं तो मैं 2 लाख के बजाय 3 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ज़रूरी काम टाले होंगे, कितनी ही रातें जागते हुए बिता दी होंगी, और आप उनके लिए यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते हैं। ये सुनकर रमेश की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गईं। तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी ये समस्या भी हल कर ही देती हूँ। मैं आपकी माता जी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूँगी। लेकिन क्या मैम? लेकिन मिस्टर रमेश, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की ये बात सुनकर रमेश उन्हें हैरानी से देखने लगा।
तो मैडम बोली, हाँ मिस्टर रमेश, मैं आज ही आपकी माता जी का एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको वृद्ध आश्रम में राम किशन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। ये सुनकर रमेश हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 8 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर विदेश चला गया था। तब से लेकर आज तक वो अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर रमेश, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा ये छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो करना है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नज़र भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपकी माता जी को अभी एडमिशन दे दूंगी। ये बात सुनकर रमेश ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है, वो उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे, आपको उन्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम रोहित है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे राम किशन जी के कमरे में ले गई। राम किशन जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वहीं आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। राम किशन, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। राम किशन जी के दोस्त ने कहा। तो कपकपाती आवाज़ में राम किशन जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। राम किशन जी के दिल में छिपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा राम किशन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहाँ से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा रमेश राम किशन जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम रमेश को लेकर अंदर आई और राम किशन जी के पास आकर बोली, बाबा, बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी राम किशन जी ने धीरे से कहा, कौन आया है बेटी? तो मैडम बोली, देखिए बाबा, आपका पोता रोहित आया है। क्या मेरा रोहित आ गया? कहते हुए राम किशन जी की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता विदेश से खास आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? कितना बड़ा हो गया रे तुम। रमेश की ओर नज़र डालते ही राम किशन जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, हाँ बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ़्लाइट है, इसीलिए आज उससे भी जी भरकर बातें कर लीजिए। बोलकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। तो रमेश पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी राम किशन जी बोले, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। रमेश कुछ असहज सा महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आ गई तो वो चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था रोहित बेटा कि एक ना एक दिन तो ज़रूर आएगा। तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतज़ार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते राम किशन जी बीच में ही हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। ये बात सुनकर रमेश कुछ बोल नहीं पाया। तो राम किशन जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्ध आश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था,
तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी थीं। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। कहते हुए राम किशन जी ने पास ही पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक लड्डू रखा था। वो रमेश को देते हुए बोले, बेटा, ये लड्डू मैंने तेरे लिए रखा था। रमेश ने अनमने ढंग से वो लड्डू उठाया तो राम किशन जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा सा था तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन तेरी माँ तुझे ज़्यादा लड्डू खाने से मना करती थी। इसलिए हर रोज़ शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान में जाकर लड्डू खाने की जिद करता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए राम किशन जी ने कहा। तो रमेश बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ज़िंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अपने काम को समय देने की कोशिश करूँ तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों पर ध्यान दें तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी है। हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। ये सुनकर रमेश नजरें झुकाई चुपचाप बैठा रहा। तो राम किशन जी बोले, लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने आया तो सही। अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? राम किशन जी ने पूछा। तो रमेश सोच विचार में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पुत्र वधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा बेटा, कहते हुए अचानक राम किशन जी की आवाज़ कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोले, बेटा, तू मेरी एक बात मानेगा ना? हाँ दादाजी, बताइए ना। बेटा, तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी ज़िंदगी एक सज़ा से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाती। ये सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बहू, पोते पोतियाँ सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कहने वाला कोई नहीं है। बेटा, यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सुई की तरह चुभती हैं। अभी रमेश और राम किशन जी की बातें चल ही रही थी कि रमेश का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी सविता का फ़ोन था। तो रमेश बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिली। रमेश ने राम किशन जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चौखट लांघकर आगे बढ़ा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज़ ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो राम किशन जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। रमेश दौड़कर उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस वृद्ध व्यक्ति से कोई रिश्ता न होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज़ दी और राम किशन जी के बारे में बताया। काफ़ी देर रमेश उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फ़ोन बजा। रमेश ने फ़ोन उठाया तो उसकी पत्नी सविता बोली,
अरे, इतनी देर से कहाँ हो? तुम तो माँ जी को वृद्ध आश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वो क्या है ना सविता, यहाँ वृद्ध आश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं रमेश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सविता उसकी बात को काटते हुए बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता। इसके लिए तुम्हें वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें माँ को वहाँ छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहाँ अपनी माँ के पास बैठे हुए हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सविता? वो माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा, कहते हुए रमेश ने फ़ोन काट दिया और वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास कमरे में चला गया। बेटे को उदास देखकर मनोरमा जी ने पूछा, क्या हुआ रमेश बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसीलिए बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वो खाने हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज़ मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ, रमेश ने कहा। तो मनोरमा जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए रमेश ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम नानी जी के घर गए थे तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहाँ गलियों में ही घूमता रहा। नाना जी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वो घटना याद करके मनोरमा जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी, वही बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढती जा रही थी, गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखाई दिया, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। हाँ बेटा, जिस बेटे को बचपन में 1 मिनट के लिए ओझल नहीं होने देती थी, अब उसी बेटे के बिना अकेली कैसे रहूँगी। सोच सोच कर ही मनोरमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को देखकर रमेश की आंखों में भी आंसू आ गई। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बात किए हुए। जब से रमेश की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वो सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे ज़रूरत महसूस हुई। बातें करते करते रमेश अपनी माँ की गोद में सर रख कर वहीं सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफ़ी देर से ये सारा नज़ारा चुपचाप देख रही थी। मनोरमा जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहलाती रही और थोड़ी देर बाद मनोरमा जी भी अपने बेटे के सर पर सर रखकर वहीं सो गई। सुबह रमेश की आंखें खुली तो हड़बड़ाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। जल्दबाजी में वो अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो मनोरमा जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ,
अब मैं चलता हूँ, कहकर रमेश वहाँ से तेजी से निकल गया और सीधा अपने बॉस के पास ऑफिस चला गया। परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को रमेश जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। तो सविता बोली, छोड़ आए माँ जी को वृद्ध आश्रम? तो रमेश ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी सविता बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर रमेश हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए हो, खाना ठंडा हो जाएगा, सविता ने कहा। तो रमेश बोला, मुझे भूख नहीं है, बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन रमेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह होते ही रमेश बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वो उसी वृद्ध आश्रम में पहुंच गया जहां एक दिन पहले वो अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही रमेश अंदर गया तो सामने वही मैडम खड़ी थी जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर जाकर रमेश यहाँ वहाँ देखने लगा। मैम, मेरी माताजी कहाँ हैं? प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैम बोली, देखिए मिस्टर रमेश, अभी तो आपकी माताजी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैम, ऐसा क्या हो गया? उस मैम ने कहा, मिस्टर रमेश, आपकी माताजी वृद्ध आश्रम की कुछ अन्य महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई है। दरअसल उन्होंने आज निर्जला उपवास रखा है अपने बेटे के लिए। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वो पूजा में व्यस्त हैं। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। मैडम की ये बातें सुनते ही रमेश की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। तभी उसे सामने से मनोरमा जी हाथ में पूजा की थाली लिए आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते ही रमेश माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर मनोरमा जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 7 साल का छोटा सा रमेश राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। मनोरमा जी के पास पहुंचकर रमेश दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो माँ। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्ध आश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर माँ। मनोरमा जी के पैरों में गिरकर रमेश रोए जा रहा था। तभी मनोरमा जी ने कंधे से पकड़कर उसे ऊपर उठाया और आंसू साफ करते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी घर की शांति के लिए मजबूरी में कठिन फैसले भी उठाने पड़ जाते हैं। तो रमेश बोला, नहीं माँ, अब मैं कोई कठिन फैसला नहीं उठाऊंगा। अब मैं वापस तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। चलो माँ, अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर रमेश, आप ऐसे नहीं ले जा सकते इन्हें। वृद्ध आश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। तभी मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई और एक पेपर निकाल कर रमेश को साइन करने के लिए दे दिया और खुद सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर रमेश हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ के मैनेजर अभी तक नहीं आई है क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर रमेश, इस वृद्ध आश्रम की मैनेजर
मैं ही हूँ। लेकिन मैम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई है। तो मैडम मुस्कुराते हुए बोली, वो सब झूठ था, और वो झूठ मैंने इसीलिए बोला था ताकि एक दिन आप यहाँ पर रुकें और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। या आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ, और वो लोग खुशनसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है मिस्टर रमेश। माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका कैरियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में ये उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है तो सिर्फ अपने बच्चों के थोड़े से प्यार की, उनके साथ की। और जब उन्हें ये मिल जाता है तो उनकी ये अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। ये बात सुनकर रमेश आंखों में आंसू लिए हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैम को धन्यवाद कहकर रमेश अपनी माँ को लेकर जैसे ही वृद्ध आश्रम के गेट से बाहर निकला तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आ जाए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आ जाए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। इधर जैसे ही मनोरमा जी अपने बेटे रमेश के साथ गाड़ी में बैठी, तभी रमेश के पास फ़ोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए तुम? कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं हो। उसकी पत्नी सविता ने कहा। तो रमेश बोला, मैं वृद्ध आश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूँगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़कर आ जाओ। सविता बोलते जा रही थी तो रमेश बोला, बिल्कुल नहीं सविता, मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए रमेश ने फ़ोन काट दिया। तभी मनोरमा जी बोली, बेटा मैं तो अब कितने दिन की साथी हूँ, वृद्धाश्रम में पड़ी रहती। मेरे कारण तुम अपने घर में कलेश पैदा मत करो बेटा। नहीं माँ, अब मैंने ठान लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मनोरमा जी को लेकर रमेश जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सविता मनोरमा जी को देखते ही आग बबूला हो गई और बोली, ठीक है, अब तुम भी अपनी इस बूढ़ी माँ के साथ ही रहना। मैं तो चली अपने माँ बाप के पास विदेश। हाँ ठीक है सविता, तुम जा सकती हो। जब तुम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती तो मैं भी मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। सोचकर देखो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम वृद्ध आश्रम में देखोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? रमेश ने कहा। तो सविता गुस्से से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो रमेश? मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में भला क्यों जाएंगे? मेरे भाई भाभी बहुत सेवा करते हैं मेरे माँ बाप की। हाँ सविता, वही मैं तुझे बोल रहा हूँ। जब तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर सकता है तो मैं मेरी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकता? पिता को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अपनी माँ की सेवा करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। जब तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो मुझे भी मेरी माँ की चिंता है। मेरी माँ के पास तो मेरे पिता भी नहीं हैं। पता है तुझे, पूरी दुनिया से अकेली लड़कर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। और आज तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़कर विदेश चला जाऊं। कहते कहते रमेश फूट फूट कर रोने लगा तो सविता की भी आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए रमेश से कहा, मुझे माफ़ कर दो रमेश, आज मुझे
अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अपने माँ जी के पास ही रहना है। कहते कहते सविता भी फूट फूट कर रोने लगी। तो बेटे और बहू को रोते देखकर मनोरमा जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों को अपने गले से लगा लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।